नमस्कार साथियों। आज हम जिस मुद्दे की बात करने वाले हैं वो वर्तमान में पूरे विश्व में, ये मान लीजिए, बहुत ही ट्रेंडिंग में या बहुत ही छाया हुआ है, यानी उसी उसी की चर्चा हो रही है। वो मामला है बांग्लादेश का मामला। यानी बांग्लादेश में वर्तमान में जो हिंसा हो रही है, वह मामला पूरे विश्व में ट्रेंडिंग का विषय बना हुआ है। तो आइए हम जानते हैं ये मामला किस चीज़ के लिए है, यानी इस मामले की पूरी व्याख्या करेंगे। उसके बाद इस मामले में जो हिंसा हो रही है, यानी जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे शेख हसीना की जो भूमिका रही वो क्या रही, फिर छात्र की भूमिका रही वो क्या रही, और अंत में जो ये आंदोलन अब हिंदुओं के विरुद्ध में हो चुका है, उसका कारण क्या है या किसके पीछे किसका हाथ है। जो पूरी पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उसी प्रकार एक भारत का पड़ोसी देश है जो कहाँ, पूर्व में स्थित है। ठीक है, यानी सबसे पहले बात करें बांग्लादेश की, जो पृष्ठभूमि की बात करते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश कुछ समय पहले या कुछ वर्षों पहले भारत का ही एक अभिन्न अंग था, जिसे अंग्रेजों की कूटनीति के परिणाम स्वरूप अलग कर दिया गया। ठीक है, और जो धीरे धीरे बाद में 1947 में जो आज़ादी मिली, तो आज़ादी के समय अ, इसे पूर्वी बंगाल के नाम से किसको दे दिया गया, पाकिस्तान। ठीक है, यानी जब भारत का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। ठीक है, तो इसे 1947 में पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद देखें 1955 में इसका नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया। ठीक है, और जब पाकिस्तान का इसके ऊपर अधिग्रहण था, ठीक है, यानी पाकिस्तान जब इसके ऊपर शासक करता था, तो क्या हुआ कि जो बांग्लादेश को, वर्तमान बांग्लादेश, उस समय का जो पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था या उसकी सुविधा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि उसका शोषण करते हुए पाकिस्तान के लोगों को समृद्ध बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, उसी के साथ क्या था कि दो क्षेत्र थे जिनमें भाषाई विभिन्नता भी थी, यानी यहाँ बंगाली बोली जाती थी, वहाँ उर्दू बोली जाती थी। ठीक है, तो दो भाषाई विभिन्नता के कारण भी, और दूसरा कारण था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी जो पाकिस्तान था, उसके मध्य की दूरी वो थी लगभग 1600 किलोमीटर। उसी में देखा जाए तो इस मतभेद के कारण या इस टकराव के कारण धीरे धीरे बांग्लादेश, और यानी पूर्वी बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान, जिसे पूर्वी पाकिस्तान का नाम दे दिया गया 1955 में, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच टकराव होने लगा। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि 1970 के अंदर आवामी लीग जो पार्टी थी मुजीबुर रहमान की, ठीक है, यानी शेख हसीना के जो पिता हैं वो है मुजीबुर रहमान, यानी शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जो आवामी लीग जो पार्टी थी, ठीक है, वो क्या होती है, लोकल इलेक्शन होते हैं 1970 में, उसमें जीत जाती है। लेकिन उनको वहां का राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री बनाने की बजाय उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वहां एक विद्रोह छिड़ जाता है, और विद्रोह छिड़कर वो एक स्वतंत्रता संग्राम या फ्रीडम फाइट के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। और ठीक है, और वहां संघर्ष चालू हो जाता है, यानी सेना और जो वहाँ के लोकल लोग थे उनके बीच एक संघर्ष जारी हो जाता है। उसी बीच लगभग 30 लाख 30 लाख लोगों की मौत होती है उस संग्राम में। हालांकि यह सफल इसलिए हुआ कि इसमें उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी भारत की, वो थी इंदिरा गांधी। तो भारत के सहयोग से अंत में क्या होता है कि 1971 में भारत को, सॉरी, 1971 में बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश को क्या मिल जाती है, आज़ादी। और ये कौन सा दिन था जिसे वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, वो है 26 मार्च 1971। ठीक है, अब जो कारण की बात आती है वो बात करेंगे अब यहाँ से, क्योंकि 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई। ठीक है, उसी के साथ वहाँ के जो शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है,
उनको एक विशेष दर्जा दिया गया, ठीक है। और वही बना है इस जो वर्तमान में जो हिंसा छिड़ी हुई है या वर्तमान में जो प्रदर्शन जारी है उसका कारण है, ठीक है। उसके बाद बात आती है हिंसा के कारण की, ठीक है। यानी हिंसा का कारण क्या रहा या प्रदर्शन जो हुआ वो किसका कारण क्या था, उसके पीछे कौन सा कारण था। तो कारण की बात करते हैं अपन। तो जब वो 26 मार्च 1971 को जो बांग्लादेश है वो आज़ाद हो चुका था, ठीक है। तो उस स्वतंत्रता संग्राम में यानी उस फ्रीडम फाइट में जो फ्रीडम फाइटर्स या जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो शहीद हुए, ठीक है। तो उनके परिवार को या उनको एक विशेष आरक्षण दिया गया, ठीक है। उससे पहले बात करें कि वर्तमान में कितना परसेंट आरक्षण है, ठीक है। तो बात करें तो 56% आरक्षण जो बांग्लादेश में वर्तमान में है, ठीक है, सरकारी नौकरियों में, ठीक है। तो उसमें से ही जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको 30% आरक्षण दिया गया, ठीक है। अब इस 30% आरक्षण को समय के साथ बढ़ा दिया गया, ठीक है। पहले उनको दिया गया, फिर कुछ समय बाद जब उनके बच्चे हो गए तो उनको भी दिया गया। उसके बाद जब उनके तीसरी पीढ़ी आ गई, ठीक है, उसमें भी उनके पोता पोतियों को भी ये आरक्षण का प्रदान किया गया, ठीक है। अब इसके बाद बात आता है कि 56% में 30% ये है, बाकी कौन सा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात आती है 10% की, ठीक है। ये है वुमेन्स को, महिलाओं को, ठीक है। उसके अलावा 10%, ठीक है, ये महिलाओं को गया। 10% है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, यानी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पिछड़े जिले हैं उनको दिया गया, ठीक है। उसके अलावा 50% हो चुका है। 5% आरक्षण है जो अल्पसंख्यक है, यानी अल्पसंख्यक समूह है, ठीक है, यानी माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक समूह है, जातीय, ठीक है, उनको। और 1% की बात करें तो 1% दिया गया है विकलांग, डिजेबल पीपल्स, ठीक है। तो ये तो है 56% जो आरक्षण है बांग्लादेश में उसका क्राइटेरिया। लेकिन इसमें जो हिंसा का कारण जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है, तो उसकी शुरुआत होती है आज से 1 से 2 महीने पहले, ठीक है। वहां क्या होता है कि जो 56% आरक्षण है उसमें जो 30% आरक्षण है जो फ्रीडम फाइटर्स को, जो फ्रीडम फाइटर्स को दिया गया है, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया है, वो इसकी मैन जड़ रही, ठीक है, इस प्रदर्शन या आंदोलन की मैन जड़ रही। कैसे? तो इस आंदोलन में जो ये उनका कहना है छात्रों का, ठीक है, छात्रों का कहना है कि जो ये 30% आरक्षण है, हालांकि इस बात को हम मानते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स जो इसमें शहीद हुए उनका योगदान रहा, उनको देने तक तो ये सीमित था, ठीक है। लेकिन उनकी वंशजों को, उनकी पीढ़ियों को देना कोई भी तर्कसंगत कार्य नहीं है। यानी आप सोचिए कि जब 100% में से अगर 56% निकाल देंगे तो 44% बचता है, यानी 44% मेरिट पर ही वैकेंसीज होंगी या भर्तियां होंगी, तो वो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए एक दुर्व्यवहार या तर्कसंगत अतर्कसंगत स्थिति है, ठीक है। तो बात आती है, और दूसरी चीज बेरोजगारी, रोजगार की जो कमी है बांग्लादेश में बहुत अत्यधिक है। तो उसी के चलते धीरे धीरे ये कुंठाएं आंदोलन का रूप ले चुकी है, ठीक है। तो उसमें कारण रहा वो 30% आरक्षण, फ्रीडम फाइटर्स का जो 30% आरक्षण था वो रहा, ठीक है। छात्र चाहते हैं कि इसे समाप्त कर दिया जाए या इसे कम कर दिया जाए, ठीक है। उसी के लिए आंदोलन चालू हो जाता है, ठीक है। तो उसी दिशा में क्या होता है, 5 जून, ठीक है, 5 जून को हाई कोर्ट, भाई ये मामला जो आंदोलन हुआ तो ये मामला कहाँ गया, कोर्ट में गया, ठीक है। जब कोर्ट में गया तो 5 जून को हाई कोर्ट ये कहता है, आंदोलन चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, अहिंसावादी प्रदर्शन था जब तक, ठीक है। तो क्या होता है कि हाई कोर्ट बोलता है कि जो ये आरक्षण है वो ऐसे की ऐसे रहेगा, यानी आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ सरकार का पक्ष हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए विद्रोह और भी विकराल रूप ले लेता है, ठीक है। 5 जून के बाद क्या होता है, छात्रों ने हिंसा चालू कर दी, ठीक है, ठीक है। उसी दिशा में जब हिंसा हो गई, सब कुछ हो गया, तो क्या होता है कि हिंसा का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जो उनकी जो आंतरिक कुंठाएं थी
कि अगर बेरोजगारी से मरने से बढ़िया है ऐसे मर जाए, ठीक है, लड़के मर जाए। तो उसी रूप में हिंसा होने लगी। उसी को देखते हुए क्या होता है, शेख हसीना का जो स्टेटमेंट सामने आता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, शेख हसीना की, ठीक है। यानी अब शेख हसीना का जो इसमें रोल क्या रहा, तो शेख हसीना एक अपने स्पीच में, अपने इंटरव्यू में एक बात कहती है कि जो आंदोलन कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, वो छात्र नहीं है, वो है आतंकवादी, ठीक है। यानी वह प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी की संज्ञा दे देती है कि ये देश के लिए आतंकवादी है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए विरोध और ज्यादा बढ़ जाता है, और वो विरोध जब इतना हिंसात्मक हो जाता है तो उसी दिशा में 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय दिया जाता है जिसमें इस 30% आरक्षण को घटाकर 7% कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन बात है ये आरक्षण तो कम हो गया, ठीक है। उसी के साथ बात क्या रही कि जो शेख हसीना ने जो स्टेटमेंट दिया है यहाँ से कि जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो कोई छात्र नहीं है, वो है आतंकवादी है, ठीक है। तो इस संज्ञा के देने के पश्चात ये आंदोलन क्या हो जाता है, शेख हसीना के विरोध में हो जाता है। यानी ठीक है, ये इस आंदोलन के जो डिमांड हो जाती है वो हो जाती है शेख हसीना को पद से हटाने के रूप में, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये बढ़ जाता है आंदोलन, ठीक है, हिंसा ज्यादा बढ़ जाती है, पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी जाती है, कॉलेजों में आग लगा दी जाती है, तो वो कहीं ना कहीं एक हिंसात्मक कार्यवाही को प्रदर्शित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, शेख हसीना इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो उसी में काफी छात्र मारे जाते हैं, ठीक है। उसी में इस कारण वजह से छात्रों की हत्या हो जाती है प्रदर्शन की वजह से, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जैसे 4 अगस्त को इस कार्यवाही के अंतर्गत लगभग 100 छात्रों की मौत हो जाती है। उसी को देखते हुए छात्रों का जो डिमांड थी, अब वो डिमांड थी कि शेख हसीना को इस्तीफा देना चाहिए, ठीक है। उसी रूप में क्या होता है कि 5 अगस्त को, ठीक है, उसी रूप में 5 अगस्त को 5 अगस्त को क्या होता है, शेख हसीना क्या करती थी है, रिजाइंड, कहा से, पीएम के पद से, ठीक है। यानी छात्रों की जो शक्ति के प्रदर्शन के उपरांत क्या होता है, शक्ति प्रदर्शन के कारण क्या होता है, शेख हसीना को छोड़ना पड़ता है, क्या पद छोड़ना पड़ता है, यानी शेख हसीना अपने पद को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है, ठीक है। और उसी के साथ क्या होता है कि शेख हसीना को इस चीज का आभास हो जाता है कि ये केवल उनके पद को छोड़ने को नहीं, उनको मारने के लिए भी ये आंदोलन, यानी उनकी हत्या के रूप में भी रूप ले सकता है, ठीक। इसलिए क्या होती है, वो रिजाइन देती है, रिजाइन देकर कहाँ चली जाती है, देश छोड़ के भाग जाती है, ठीक है। यानी उसी के साथ देश को छोड़कर भाग जाती है, ठीक। उसी के साथ कुछ खबरें आ रही हैं कि हसीना वहां से पद छोड़कर कहाँ गई है, भारत में आई है, ठीक है। तो ये जो खबरें हैं इनकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मानना है कि वो भारत में है वर्तमान में, ठीक है। अब हमें पता है कि शेख हसीना जो है वो इस्तीफा दे चुकी है, यानी शेख हसीना रिजाइन पीएम पीएम के बस इस्तीफा दे चुकी है, ठीक है। अब बात आती है कि इसके बाद क्या कार्रवाई होती है, इसके इसके अंदर की जो कार्रवाई, जो अंदर की जो घटना घटी उसको बताते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो वहाँ का सेना प्रमुख, जो वहाँ का बांग्लादेश का जो सेना प्रमुख है वो है वकार उज्जमान, ठीक है, ठीक है। वकार जो उज्जमान है वो क्या करता है, ठीक है, वहाँ सेना प्रमुख है। तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। कैसे कि शेख हसीना के विरुद्ध ये साजिश भी हो सकती है, मानना है कि कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो वहां का दृष्टिकोण देखा गया वो तर्क संगत नहीं दिखा, ठीक है। यानी शेख हसीना को रिजाइन देकर भागना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इसमें साजिश हो सकती है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, वहां का जो वकार जो उज्जमान है उसने क्या किया, वहां की घोषणा की, ठीक है, कि शेख हसीना जो है वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी है, और उसके बाद सेना है, यानी सेना अंतरिम सरकार बनाएगी, ठीक है। तो
तो इसकी घोषणा हो चुकी है। घोषणा के बाद क्या होता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनता है, ठीक है। तो अगला प्रधानमंत्री कौन बनता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अगला प्रधानमंत्री जो बना वो बना मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस, ठीक है। अब ये कौन है? ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, ठीक है। इनको 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब किस क्षेत्र में किया गया? इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण बैंक को गरीबी से लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की जो भूमिका है उसके लिए एक अभियान चलाया, ठीक है। उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल नोबेल अवार्ड, ठीक है। इनको नोबेल अवार्ड दिया गया। और इसी ही मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया पीएम बनाया गया, ठीक है। अब बात आती है चौथे नंबर पर छात्रों की भूमिका की, ठीक है। यानी छात्रों की स्थिति बात करते हैं, यानी छात्रों की क्या भूमिका रही। तो कहीं ना कहीं देखिए कि आंदोलन या प्रदर्शन बिल्कुल तर्कसंगत माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब किसी देश में से 100% में से 56% पर आरक्षण है, ठीक है, तो बचा कितना? 44%, जो कि मेरिट के लिए यानी जिसकी मेरिट के रूप में भर्ती की जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही कम नंबर है, ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर आप फ्रीडम फाइटर्स को 30% आरक्षण दे रहे हैं तो वो भी तर्कसंगत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देश में पहले से बेरोजगारी की स्थिति है, रोजगारी कमी की जो परिस्थिति देखने को मिल रही है। तो छात्रों का जो प्रदर्शन था वो तर्कसंगत था। उन्हें इस चीज की मांग की उनके द्वारा वो बहुत ही सही थी, ठीक है। तो छात्रों की भूमिका यहाँ अपने हक के लिए बिल्कुल सही मानी जाती है, ठीक है। लेकिन बात वहां बिगड़ती है जब हिंसा का रूप ले लेती है, ठीक है। अब ये तो थी छात्रों की भूमिका, ठीक है। और इसके बाद जब हम पांचवें बिंदु की ओर आते हैं तो हम देखते हैं हिंदू, ठीक है। तो ये जो आंदोलन जो प्रदर्शन था वो शेख हसीना के इस्तीफे के बाद, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद ये किसको टारगेट कर लेता है? ये हिंसा किसकी ओर बढ़ जाती है? हिंदुओं को टारगेट करते हुए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये देखने की बात है जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में जो उसकी पॉपुलेशन है वो है 100% की बात करें तो वो है 17 करोड़, ठीक है, 17.41 करोड़, ठीक है। इसमें केवल मुस्लिम ही नहीं रहते हैं, उसके अलावा भी कई कम्युनिटी के लोग या कई धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। तो देखें तो इसमें 90% हैं वो हैं मुस्लिम हैं, ठीक है। उसके अलावा 8%, लगभग 8% हिंदू भी हैं। यानी छोटी मोटी संख्या नहीं है, लगभग 1 से 1.5 करोड़ की जो जनसंख्या किसकी है? हिंदुओं की है। उसके अलावा 0.6% वह बुद्धिस्ट हैं, ठीक है। उसके अलावा 0.3% वो हैं क्रिश्चियन है, ठीक है। तथा और बात करें तो इसके अलावा जो अदर्स हैं इनके अलावा भी कई और धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश को एक मुस्लिम राष्ट्र कहना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जा सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो छात्र थे उनमें बाहुल्य संख्या थी वो मुस्लिमों की थी, ठीक है। तो इसके पीछे जब मैंने बात की कि किसी किसी का पीछे से साजिशाना हाथ हो सकता है, तो उसमें माना जाता है कि क्या इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है। तो कुछ लोगों का जो कहना है वो कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी हाथ हो सकता है इस हिंसा को बढ़ाने में, ठीक है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई, इसे शाहिद के तौर पे कह सकते हैं, इसकी पुष्टि कोई कर भी नहीं पाया है और इसे स्पष्ट रूप से कह भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ हो सकता है, अमेरिका, चीन हो गई, कोई भी राष्ट्र हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा। तो कहीं ना कहीं ये एक हिंदू समाज या हिंदू राष्ट्र जो भारत में 100 करोड़ की आबादी में हिंदू रहते हैं, तो भारत को कहीं ना कहीं बहुत अत्यधिक रूप में प्रभावित करता है। क्योंकि हम हिंदू हैं तो हमें फर्क पड़ता है कि अगर हमारे धर्म के लोगों को कहीं स्पेशलाइज करके टारगेट करके उनके साथ हिंसा की जाती है, तो हिंसा के रूप में क्या किया जाता है? तो यहाँ पर जो मंदिर थे, मंदिरों क्या कर दिया गया? आग लगा दी गई, ठीक है, इन जला दिया गया। वहां की जो मूर्तियां थी
उनको विखंडित कर दिया, उनको तोड़फोड़ कर दी गई। उसके अलावा जो कई गांव थे, ठीक है, हिंदुओं के गांव थे, उनमें क्या किया, गांव के गांव में आग लगा दी गई। और कई ऐसे, जैसे वहाँ के एक प्रसिद्ध जो सिंगर हैं वो है राहुल आनंद है, ठीक है, राहुल आनंद, उनके घर को क्या कर दिया गया, आग लगा दी गई, ठीक है। उसके अलावा जो इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर था, उससे भी आग लगा दी गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदुओं की प्रॉपर्टीज है उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी देश में अगर विभिन्न समाज के या विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो उन्हें आप टारगेट करके उनके साथ हिंसा नहीं कर सकते। तो बात अब यहाँ आती है कि जो नई सरकार बनी मोहम्मद यूनुस की, उसको इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, उसको इसके लिए शांति कायम करनी चाहिए, ठीक है। यानी इस चीज को जो जातीय धार्मिक रूप से हिंसा छिड़ गई है, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है अपने देश की, ठीक है। तो अपने देश में हर चीज को लेकर विपक्ष के लोग, या सत्ता किसी की भी हो, विपक्ष कोई भी हो, अपनी अपनी राय रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आई हिंदुओं की तो किसी के मुंह नहीं खुले। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो जातीय संकीर्णता या राजनीतिक जो संकीर्णता है उसको दर्शाता है। यानी हम मानसिक या राजनीतिक रूप से कितने संकीर्ण है, ठीक है। जब बात किसी और की आती है तो धाड़ धाड़ के बोला जाता है, लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तो सबके मुंह चुप हो जाते हैं। उसी के साथ देखिए, जैसे इजराइल और इजराइल के बीच जब विरोध छड़ा या युद्ध छड़ा, ठीक है, गाजा के, तो उसमें गाजा के पक्ष में पूरे देश, विश्व के काफी देशों ने अपना समर्थन दिया, उसके बारे में राय दी। लेकिन आज वो देश चुप है, आज वो विश्व चुप है, क्यों? ये भी बहुत ही छोटी सोच या संकीर्णता का विषय है, ठीक है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, ठीक है। तो अब बात आती है हिंदुओं ने अपने विरुद्ध हो रही हिंसा के जवाब में क्या कार्रवाई की, ठीक है। तो अपडेट के रूप में देखें तो हिंदू अब सड़कों पे उतर आए हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी जो शक्ति का जो क्या है, शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। और नारेबाजी हो रही है, जय श्री राम जय श्री राम, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, हम ये देश छोड़कर नहीं जाएंगे। तो उनका कहना है कि ये देश जितना मुस्लिमों का है उतना ही हिंदुओं का भी है, तो इस देश पर जितना अधिकार मुस्लिमों का है उतना हिंदुओं का भी है। तो उनका कहना है, उनको नारेबाजी में कहना है कि वो ये देश छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और काफी भारी लाखों की मात्रा में सड़कों पे उतरा है, ठीक है। चटगांव नामक एक शहर है जहां पर उनका प्रदर्शन बहुत ही विकराल रूप ले चुका है। तो और वो सरकार से कह रहे हैं कि हमारी रक्षा कीजिए, ठीक है। उसी के साथ काफी नारेबाजी हो रही है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, भक्ति की जा रही है सड़कों पे उतर के। तो कहीं ना कहीं ये उनके खिलाफ हुए हिंसा या विरोध का जवाब है या जवाबदेही कार्यवाही है। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरे विश्व को, बांग्लादेश में, यानी वर्ल्ड है, वर्ल्ड को बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार के जो मामला है उस पर बोलना चाहिए, उस पर कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। तो ये तो थी ये कहानी जिसमें हमने बांग्लादेश में जो हिंसा का मामला रहा उसके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने उसके मामले की व्याख्या की, यानी ये मामला क्या है, कैसे घटित हो रहा है। उसके बाद हमने हिंसा का कारण पढ़ा, यानी हिंसा क्यों है, रिजर्वेशन। हिंसा का कारण क्या है, रिजर्वेशन, ठीक है। या जो वहाँ का आरक्षण है वो हिंसा का कारण रहा। उसके बाद शेख हसीना की पृष्ठभूमि पड़ी है, शेख हसीना ने अपने विरुद्ध जो प्रदर्शन हो रहा था उसको दमन करने की कोशिश की, लेकिन दमन की स्थिति न होने पर उसका अंतरिम रूप से उसको इस्तीफा देना पड़ा और देश को छोड़ना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद मोहम्मद यूनुस को वहाँ का नया प्रधानमंत्री बनाया गया सेना के द्वारा। उसके बाद बात आती है छात्रों की, ठीक है। छात्रों का भी हक जायज था, लेकिन जो छात्रों ने पहले अपने हक को देखकर काम किया वो बहुत सही था, लेकिन बाद में जो निंदनीय कार्य किया, जो हिंदुओं के विरोध हिंसा का काम किया, अब इसके पीछे क्या पता कौन सी संस्थाएं हैं या कौन से आतंकवादी संगठन है या नहीं, की बात अपने क्षेत्र की नहीं है। तो छात्रों की भी फिर बात आती है हिंदू की, जो बहुत ही निंदनीय कार्य था, बहुत ही आलोचनाजनक कार्य है, यानी जिसकी आलोचना की जानी चाहिए पूरे विश्व के स्तर पर, कि हिंदुओं को स्पेशलाइज रूप से या स्पेशलाइज करके उनके खिलाफ जो शोषण का कार्य क्यों किया जा रहा है, उनके खिलाफ हिंसा क्यों की जा रही है, ठीक है। तो हिंदू का जो अपनी पृष्ठभूमि थी इस मामले में वो उसका अध्ययन किया।
उसके बाद और किसी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।